जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO के लिए कंप्यूटर के MCQs। और ये सारे MCQs आपके TCS के प्रीवियस ईयर हैं। लगभग हम यहाँ पर 1500 प्लस MCQ डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO का जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सेकंड है आपका MS वर्ड, MS एक्सेल आपका थर्ड यहाँ पर पार्ट रहेगा। दोस्तों हम पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर MCQ डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के MCQs। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम वर्ड के और एक्सेल के MCQs डिस्कस करेंगे जो TCS ने पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस HCM की फुल्ली TCS पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको TCS के GK के 3000 प्लस MCQs मिलेंगे, रीजनिंग के 1000 MCQs, मैथ के 1000 MCQs, वोकैब के 2000 प्लस MCQs, कंप्यूटर के TCS के 1500 प्लस MCQs मिलेंगे। 50 प्लस आपको बाईलैंग्वेज टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपको पूरी तरह से पैटर्न बेस्ड रहेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO के अंदर अब की बार अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए। AWTPO की टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट नहीं की है, उसे हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप AWTPO की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 17 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपका PSPCL क्लर्क 2021 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और ये जो एग्जाम आपका TCS के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, आप चेक भी कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करती है। तो इसके अंदर बताया गया है नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर्स एंड अदर ऑफिसर्स। ये बताता है आपका सेक्शन 17 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे टोटल शेड्यूल्स पूछी जाए IT एक्ट 2000 के अंदर तो ये हैं 4। टोटल सेक्शंस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है TCS के द्वारा। टोटल सेक्शन है IT एक्ट 2000 के अंदर 94। ये पूछा जाए IT एक्ट केम इनटू इफेक्ट, IT एक्ट कब अधिनियमित हुआ था, तो हुआ था अक्टूबर 17 2000 को। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट्स डील विद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कौन सा IT एक्ट का सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, तो यह आपका सेक्शन 4। नेक्स्ट पॉइंट है द सेक्शन डील्स विद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। कौन सा सेक्शन डिजिटल सिग्नेचर को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, तो यह आपका सेक्शन 5। दोनों सेक्शन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट्स डील विद पनिशमेंट ऑफ चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। किसी कंप्यूटर के अंदर छेड़छाड़ करना यह आपका कौन से सेक्शन के अंदर आता है IT एक्ट 2000 के अंदर, तो यह आपका सेक्शन 66D। साइबर पोर्नोग्राफी ये आपकी आती है 67, 67A, 67B। सारे आपको सेक्शन याद रखने हैं अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड बाय। ये क्वेश्चन भी आपका PSPCL क्लर्क 2021 के अंदर पूछा गया था। डिजिटल हस्ताक्षर मानक किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। A digital signature is a mathematical technique used to validate the authenticity and integrity of a message, software and digital document. डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो वैलिडेट करती है मैसेज को, सॉफ्टवेयर को और डिजिटल डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज 10 ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आपका ब्राउजर है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज इज ए क्लोज प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आपका एक ब्राउजर है जो कि डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रिलीज किया गया था सितंबर 17 1991 को। किसके द्वारा, लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा।
यूनिक्स की बात करें तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किया गया था 1960 के अंदर। तो तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन वैध रीड ओनली मेमोरी नहीं है। तो नीचे वाले तीनों आपकी रीड ओनली मेमोरी की टाइप हैं। फर्स्ट आपका पीरोम जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड आपका ईपीरोम जिसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड होता है आपका डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, यूज पीरोम इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। फर्स्ट आपका रैम और दूसरा होता है रोम। रैम की दो टाइप होती हैं, फर्स्ट स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम यहाँ पर जनरली हम 3 टाइप की पढ़ते हैं, लेकिन हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, जो है एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे ही आप पीसी या लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देते हो, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रैम के अंदर वो लॉस्ट हो जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रैम के अंदर उसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं और वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। फर्स्ट आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर टीसीएस के द्वारा एसरैम और डीरैम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एसरैम के और डीरैम के कंपैरिजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट आपका एसरैम हैज़ लो एक्सेस टाइम सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू डीरैम। एसरैम लो एक्सेस टाइम लेती है, इसीलिए डीरैम के कंपैरिजन में फास्टर होती है और ये कॉस्टली होती हैं एज कंपैरिजन टू डीरैम। एसरैम को रिक्वायरमेंट होती है लगातार पावर सप्लाई की। लगातार पावर सप्लाई होने के कारण ये ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती हैं एज कंपैरिजन टू डीरैम। पैकिंग डेंसिटी की बात करें एज कंपैरिजन टू डीरैम, तो इनकी जो पैकिंग डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू डीरैम। तो ये यहाँ पर कंपैरिजन था एसरैम और डीरैम का। एक क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरडी रैम। तो आरडी रैम की फुल फॉर्म होती है रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चिप्स होती हैं ये पैरेलल के अंदर वर्क करती हैं और जो डाटा रेट देती हैं वो है 800 मेगाहर्ट्ज से 1600 मेगाहर्ट्ज। इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड होने के कारण ये ज़्यादा हीट यहाँ पर जनरेट करती हैं। आपके सामने फिगर है आरडी रैम का। नेक्स्ट बात करते हैं रोम की। तो रोम इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म है इसकी रीड ओनली मेमोरी। 4 टाइप की रोम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कौन कौन सी डिवाइसेस के अंदर यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट आपका टीवी रिमोट, मोबाइल फ़ोन्स, RFID जिसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सेकंड टाइप आती है रीड ओनली मेमोरी की ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो ईपी रोम के अंदर डाटा होता है उसे इरेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा। ठीक है, 40 मिनट के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ईपी रोम के अंदर से डाटा को इरेज कर देती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है ईपी रोम का। मॉडेम के अंदर, वीडियो कार्ड के अंदर, कंप्यूटर बायोएस चिप के अंदर। थर्ड टाइप आती है आपकी डबल ईपी रोम जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इनके अंदर डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। किस टाइप की डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है डबल ईपी रोम को। कंप्यूटर बायोएस चिप्स के अंदर, माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर स्मार्ट कार्ड्स के अंदर डबल ईपी रोम की यहाँ पर यूज किया जाता है। 4 टाइप हम पढ़ेंगे एम रोम। एम रोम की फुल फॉर्म होती है मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी किस टाइप की डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है एम रोम का। एनओएस। एनओएस का फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एसओएस की फुल फॉर्म होती है आपकी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके अंदर एम रोम का यूज़ किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मास्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 27 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करती है। तो यह अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति यानी कि पावर टू डिलीगेट करने की शक्ति प्रदान करती है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। पावर टू डिलीगेट आपका सेक्शन 27 बताता है IT एक्ट 2000 का। नेक्स्ट,
विच सिक्योरिटी सर्विस प्रिवेंट्स आइदर सेंडर और रिसीवर फ्रॉम डिनाइंग ए ट्रांसमिटेड मैसेज। कौन सी सुरक्षा सेवा प्रेषक या रिसीवर को प्रेषित संदेश को अस्वीकार करने से रोकती है? तो ये आपकी जो सर्विस होती है उसको बोलते हैं नॉन रेपुडिएशन। अस्वीकरण। क्या होता है अस्वीकरण? अस्वीकरण यह आश्वासन है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की वैधता को नकार नहीं सकता है। अस्वीकरण एक कानूनी अवधारणा है, यह एक लीगल कंसेप्ट है जिसका व्यापक रूप से सूचना सुरक्षा में उपयोग किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर किया जाता है और यह एक सेवा को संदर्भित करता है जो डेटा की उत्पत्ति और डेटा की अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ डाटा को यहाँ पर बनाए रखता है। इसको बोलते हैं हम नॉन रेपुडिएशन। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट। दो ब्लैंक दिए गए हैं। ए मैसेज सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। पीछे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका DDA पटवारी 2020 के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ये क्या करता है? ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी करता है मैसेज की, सॉफ्टवेयर की और डिजिटल डॉक्यूमेंट की। ठीक है। नेक्स्ट GPS a radio navigation system used between satellites and a receiver inside mobile phone to provide location and time information to any software that needs to use it। GPS एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है किसी भी सॉफ्टवेयर को स्थान या समय की जानकारी प्रदान करने के लिए उपग्रहों और मोबाइल फ़ोन के अंदर एक रिसीवर के बीच किसका उपयोग करता है जिसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो GPS आपका इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करता है आपकी लोकेशन और टाइम इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। GPS की फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus दैट प्रोवाइड्स emergency पावर टू लोड द इनपुट पावर सोर्स फेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण है जो इनपुट पावर स्रोत के विफल होने पर लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है? तो ये होता है आपका UPS। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था? तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज की जाती थी मैग्नेटिक ड्रम्स, चुंबकीय ड्रम्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब सारी जनरेशन की बात करेंगे कंप्यूटर की। सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था आपका 1940 से लेकर 1956। वैक्यूम ट्यूब्स का यहाँ पर यूज़ किया गया था सर्किटरीज़ के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था मेन मेमोरी के लिए। ये जो कंप्यूटर थे ये वर्क करते थे मशीन लैंग्वेज पर जो कि थी आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनपुट के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती थी पंच कार्ड्स और पेपर टेप। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशंस के लिए। एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था आपका 1956 से लेकर 1963। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। ये जो कंप्यूटर्स थे सेकंड जनरेशन के, ये वर्क करते थे आपके असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस पर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ की जाती थी? तो आपका आंसर था सेकंड जनरेशन के अंदर। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सेकंड जनरेशन के? यूनिवैक 1108, CDC 1604, हनीवाल 400 और CDC 3600। ये सारे आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल रहेंगे। अब आता है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा। टाइम पीरियड था इनका 1964 से लेकर 1971। यहाँ पर पंच कार्ड्स का यूज़ बंद कर दिया गया था और सीधा यहाँ पर कीबोर्ड्स का और मॉनिटर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था। डायरेक्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस करना स्टार्ट कर दिया था। एग्जांपल्स की बात करें IBM 370, PDP 11, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, हनीवाल 6000, DEC सीरीज़, ICL 2900। ये सारे आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला गया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं?
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं। पहला सेमीकंडक्टर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जैक किल्बी, जो कि द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के, और रॉबर्ट नॉइसी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के थे। इन दोनों के द्वारा मिलकर पहला इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया गया था 1950s के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया गया था। इनका जो टाइम पीरियड है 1971 से लेके अब तक का है। एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया था, इनमें से कौन सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो ये है आपकी एसक्यूएल। एसक्यूएल एग्जाम्पल है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज का। एसक्यूएल की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स कौन कौन से रहेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के? IBM 4341, DEC10, स्टार 1000 और PUP11। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इनका जो टाइम पीरियड है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अब से लेके आगे तक के जो आपके कंप्यूटर रहेंगे वो हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थे। एग्जांपल्स की बात करें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, हनीवॉल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये सारे एग्जांपल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ टू द पेरिफेरल डिवाइसेस? निम्नलिखित में से कौन प्रीदीय उपकरणों को पथ प्रदान करने की प्रक्रिया का समर्थन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DDA पटवारी के अंदर पूछा गया था और ये TCS का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नेल। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन TCS ने पूछ चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का लाभ नहीं है? फर्स्ट, मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय, तो ये इसका बेनिफिट है। सेकंड है परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ कई कार्य कर सकता है, ये भी इसका एक फीचर है। थर्ड है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत तेज और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। फोर्थ है प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट वेदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, ये इसका एक बेनिफिट नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगर आप कंप्यूटर में एक्यूरेट डाटा डालोगे, इनपुट करोगे, तो वो आउटपुट भी आपका एक्यूरेट ही देगा। अगर आप इनपुट को रॉन्ग दोगे तो वो आपका आउटपुट भी रॉन्ग ही देगा। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है ये आपकी गलत हो जाएगी। प्रोवाइड्स एक्यूरेट आउटपुट वेदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। A payroll management system is a software that is used to manage all your employees' financial records in simple and automated fashion. पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है सभी एम्प्लॉयज़ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक सिंपल और ऑटोमेटेड फैशन के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कोऑर्डिनेट्स विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर? DDA पटवारी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ समन्वय करती है? तो ये होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, फिर इस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है CPU के अंदर। CPU के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं आपके, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जहाँ पर अर्थमेटिकल फंक्शंस होते हैं, थर्ड आपका मेमोरी यूनिट, यहाँ पर डाटा को प्रोसेस होने के बाद आपके पास आउटपुट आ जाता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ICT स्टैंड्स फॉर, ICT का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, which among the following computers were used in military agencies and scientific research laboratories? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सैन्य एजेंसियों और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री एजेंसीज के लिए वो है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट,
नेक्स्ट फैक्ट्स आपका सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। ये बिगेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं। इनको साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जैसे वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक स्टिमुलेशन और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था रोजर क्रे के द्वारा 1976 के अंदर। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन कैश मेमोरी का लाभ नहीं है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, तो ये इसका एक एडवांटेज है, न कि डिसएडवांटेज। सेकंड दे रखा है कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है, तो यही एक इसका लाभ नहीं है। दो इसके लाभ नहीं है, कौन कौन से। पहला तो इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, दूसरा है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। तो दोनों डिसएडवांटेज इसके आपको याद रखने हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं कैश मेमोरी के। फास्ट होती है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में, कम एक्सेस टाइम लेती है मेन मेमोरी कंपैरिजन में, और यह प्रोग्राम को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर देती है, और इसके अंदर जो डाटा होता है वो टेम्परेरी यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। तो चार इसके एडवांटेजेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डिसएडवांटेजेस की बात करें, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। नेक्स्ट, which among the following printers provides the highest quality text and images for personal computer। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पर्सनल कंप्यूटर के लिए उच्च गुणवत्ता वाला टेक्स्ट या और इमेज प्रदान करता है। तो ये होता है आपका लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की बात करें तो इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दो टाइप के आपके प्रिंटर होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ए प्रिंटर स्पीड इज नॉर्मली शोन इन पेजेस पर मिनट यानी कि पीपीएम, और इसका जो रिजोल्यूशन होता है उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है डॉट पर इंच के अंदर। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंटर की स्पीड को नापा जाता है पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट के अंदर, और रिजोल्यूशन आपसे पूछा जाए तो नापा जाता है डीपीआई डॉट पर इंच के अंदर। द ग्रेटर द नंबर द ग्रेटर इज द रिजोल्यूशन। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ही यहाँ पर रिजोल्यूशन आपका होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर के आपको एग्जांपल्स क्या याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ये दोनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर की स्पीड किस में नापी जाती है, तो ये नापी जाती है आपकी पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पेपर पर मिनट या पेजेस पर मिनट। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड किस में नापी जाती है आपकी सीपीएस के अंदर, डीपीआई के अंदर नहीं, सीपीएस के अंदर। सीपीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी कैरेक्टर पर सेकंड। डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये 1 सेकंड के अंदर 10 से 75 कैरेक्टर्स प्रिंट कर देते हैं, जो कि काफ़ी स्लो प्रिंटर यहाँ पर रहेंगे। लाइन प्रिंटर आपके हाई स्पीड के इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, और यह 1 मिनट के अंदर 300 से लेके 3000 लाइंस प्रिंट कर देते हैं, और इनकी जो स्पीड है वो एलपीएम के अंदर नापी जाती है, लाइंस पर मिनट के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट GUI वाज डिजाइंड बाय इन 1970। पहला GUI 1970 में किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तो ये डिज़ाइन किया गया था आपका जीरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, और यह एक इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में। ये क्वेश्चन भी TCS पूछ चुका है। नेक्स्ट है लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सॉफ्टवेयर। लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये होता है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे लोटस सॉफ्टवेयर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था 1986 के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज नॉट ट्रू। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य नहीं है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है नोट टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता प्रदान नहीं करता है, ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका IT एक्ट है ये डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो ये इसका एक फीचर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नीचे के जो आपके तीनों हैं ये सारे आपके IT एक्ट के फीचर रहेंगे। सेक्शन 5 के अंतर्गत लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है डिजिटल सिग्नेचर्स को।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। फर्स्ट है स्कैनर। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता है। हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स और फ्लैट बेड प्रोटस, ये तीनों आपके क्या रहेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, हैंड हेल्ड स्कैनर। एग्जाम्पल्स देखें इनपुट डिवाइसेस के, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट्स, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो एआई का यूज़ किया गया था आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अमेंडेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संशोधित नहीं किया गया था। टोटल दोस्तों यहाँ पर 4 एक्ट आपके अमेंडेड किए गए थे। कौन कौन से थे? पहला था आपका इंडियन पेनल कोड 1860, सेकंड था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, थर्ड था आपका द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, फोर्थ था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये 4 एक्ट यहाँ पर अमेंडेड किए गए थे। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर बन जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसे यहाँ पर अमेंडेड नहीं किया गया था। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा इज स्टोर परमानेंटली। निम्नलिखित में से किस में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है? तो किया जाता है आपका स्टोरेज के अंदर। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ फॉर द एक्सटेंशन डॉट बैट। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन डॉट बैट का अर्थ है? तो बैच फाइलों के लिए डॉट बैट एक्सटेंशन यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ। वर्क स्टेशन कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी पावरफुल सीपीयू होता है इसके अंदर और एक से ज़्यादा यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। एक सिंगल यूज़र के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है और इसके अंदर हाई एडवांस्ड ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और पावरफुल इसका सीपीयू होता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पास्क लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पास्क लाइन को क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका एक अर्थमेटिक मशीन। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, अंकगणित मशीन। पास्क लाइन ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मशीन, द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन was designed and built by French mathematician philosopher ब्लेज पास्कल बिटवीन 1642 एंड 1644। इसे डिज़ाइन किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 और 1644 के मध्य में, और यह फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन था आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर कमांड्स, डिजाइन एंड लेआउट एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज एनी फॉर्म। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ प्रोग्राम की सूची, कंप्यूटर कमांड, डिज़ाइन लेआउट और किसी भी रूप में कंप्यूटर संसाधन का प्रोग्राम विश्लेषण है? तो ये होता है आपका कंप्यूटर सोर्स कोड। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर सोर्स कोड की स्टीलिंग के लिए क्या पनिशमेंट है, तो ये होती है आपकी 3 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म टू कनेक्ट द गवर्नमेंट डायरेक्टली विद सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया बाई रनिंग मेलर, आउटबाउंड डायलिंग एंड एसएमएस कैंपेन्स। मेलर, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस अभियान चलाकर भारत भर के नागरिकों के साथ सरकार को सीधे जोड़ने के लिए कौन सा तंत्र है? तो ये यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ई संपर्क। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी नहीं है? तो डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये तीनों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का और टोनर्स का, जिन पे होते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और इनका यूज़ किया जाता है करैक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। ये पेज प्रिंटर्स है आपके और ये वर्क करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर। इनका जो यूज़ है वो काफ़ी कम किया जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट के होते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉडिफायर की। निम्नलिखित में से कौन एक संशोधक कुंजी नहीं है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एंटर।
ठीक है। शिफ्ट, कंट्रोल और आर्ट ये आपकी मॉडिफायर की हैं, लेकिन एंटर यहाँ पर मॉडिफायर की नहीं होती है। IBM कंपैटिबल कंप्यूटर के अंदर मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं? आर्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और विंडो की। एप्पल मैक कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर मॉडिफाई की होती हैं आपकी कंट्रोल, ऑप्शन, कमांड और शिफ्ट की। दोनों अलग अलग हैं, आपको दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज्ड बाय द यूजर फॉर साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा जिस कुंजी का यूज किया जाता है वो होती है प्राइवेट कुंजी, निजी कुंजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? द प्राइवेट कीज एज द नेम इम्प्लाइज इज नॉट शेयर्ड, इज यूज्ड ओनली बाय साइनर टू इलेक्ट्रॉनिक साइन डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट की को शेयर नहीं किया जा सकता है, ये केवल साइनर्स के द्वारा यूज की जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। लेकिन पब्लिक की बात करें तो यह ओपनली अवेलेबल होती है, यह साइनर के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए यूज की जाती है। साइनर के द्वारा यूज की जाती है आपकी प्राइवेट की, और साइनर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को वैलिडेट करने के लिए आपका पब्लिक की का यूज किया जाता है, जो कि ओपनली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट, वैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अक्टूबर 17, 2000 को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machine that works and react like humans। कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र जो इंसानों की तरह काम करने और प्रतिक्रिया करने वाली बुद्धिमान मशीनों के निर्माण पर जोर देता है। तो ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपकी यूज़ की गई थी 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। नेक्स्ट, 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स? एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो ये होता है आपका 8 बिट के बराबर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और 4 बिट की बात करें तो यह 1 निबल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लेटर डी इन डी रैम विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में डी रैम में डी अक्षर को संदर्भित करता है? तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी यहाँ पर रहेगा डायनेमिक। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following refers to built-in component of a computer used to store data and programs? निम्नलिखित में से कौन डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर के बिल्ट इन कंपोनेंट को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन होता है आपका प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, टैबलेट आपका इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस रहेगा। प्लॉटर यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस होती है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर के अंदर मोशन डाटा को एंटर करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एस रैम इज ट्रू विद रेफरेंस टू कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर के संदर्भ में एस रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दे रखा है एस रैम रिटेन्स डाटा बिट्स इन इट्स मेमोरी इवन व्हेन पावर इज ऑफ। बिजली बंद होने पर एस रैम अपनी मेमोरी में डाटा बिट्स को बरकरार रखता है। तो ये पूरी तरह से गलत है। रैम जो होती है आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे आप पीसी या लैपटॉप को ऑफ करते हो, रैम के अंदर जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग है। सेकंड, एस रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बिल्कुल आपका पूरी तरह से राइट है। एस रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, एस रैम इज टू बी पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड। एस रैम को समय समय पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, ना कि एस रैम को।
फोर्थ पॉइंट है एस रैम इज लेस एक्सपेंसिव देन डी रैम। एस रैम डी रैम से कम खर्चीला है, ये भी गलत है। एस रैम एक्सपेंसिव होता है एज कंपैरिजन टू डी रैम। एस रैम आपका काफ़ी कॉस्टली होता है एज कंपैरिजन टू डी रैम, और डी रैम की फुल फॉर्म आपकी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, एस रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। Next, which of the following system software programs are intended for diagnostic and maintenance for the computer? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए नैदानिक और रखरखाव के लिए अभिप्रेरित है? तो ये होती है यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटीज, उपयोगिताएं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ सीपीयू? सीपीयू की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम फ्लॉप्स। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होती है एम फ्लॉप्स की? मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, सीपीयू की स्पीड आपकी नापी जाती है एम फ्लॉप्स के अंदर। नेक्स्ट, in which of the following e-governance interaction the information and communication technology is used to reorganize the governmental process involved in the functioning of government entities as well as to increase the flow of information and services within between different entities? निम्नलिखित में से किस ई-गवर्नेंस इंटरेक्शन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकारी संस्थाओं के कामकाज में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के भीतर और उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यह होता है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। G2C का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइसेस? निम्नलिखित में से कौन सी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइस है? तो ये रहेगी आपकी चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, यह एक आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइस है, डाटा को ये सीक्वेंस के अंदर लेती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स to the products that are designed to satisfy a particular need of a particular environment? निम्नलिखित में से कौन उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो ये होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 124 निबल्स? निम्नलिखित में से कौन 124 निबल्स के बराबर होता है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको इतना पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाएगा। 2 निबल 1 बाइट के बराबर होता है तो 124 हो जाएगा आपका 62 बाइट के बराबर। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? फर्स्ट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, थर्ड है पैरोल सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपका रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द प्रोग्रामिंग नीडेड टू स्टार्ट ए पीसी विच इज एसेंशियल फॉर बूटिंग? निम्नलिखित में से किसमें एक पीसी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है जो बूटअप के लिए आवश्यक है? तो बायोएस होता है आपका रोम के अंदर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपका बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीओएस की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और यह स्टोर होता है आपका रोम के अंदर। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द बेसिक कोड फॉर कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स एंड हार्ड ड्राइव्स। इसके अंदर आपके बेसिक कोड्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर को, जैसे कीबोर्ड को, हार्ड ड्राइव्स को, मॉनिटर्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द गिवन ऑप्शन विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? फर्स्ट दे रखा है reliability refers to the capability of a computer to perform different kind of works with same accuracy and efficiency. विश्वसनीयता एक कंप्यूटर की क्षमता को एक ही सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों करने के लिए संदर्भित करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग है। ये कैरेक्टर होता है कंप्यूटर का वर्सेटाइल। वर्सेटाइल कैरेक्टर क्या होता है? इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ। तो ये कैरेक्टर आपका रहेगा वर्सेटाइल कैरेक्टर। फर्स्ट यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड आता है आपका ए कंप्यूटर इज
versatile as it gives consistent result of similar set of data. If we give same set of input any number of times, we will get the same result. एक कंप्यूटर बहुमुखी है क्योंकि यह डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देता है, यानी यदि हम इनपुट का एक ही सेट कितनी बार दें तो वही परिणाम हमें मिलेगा। ये कैरेक्टर आपका होता है रिलायबल कैरेक्टर। ठीक है, तो दोनों अपोजिट दे रखे हैं। फर्स्ट वाले के अंदर आपका वर्सेटाइल कैरेक्टर आएगा और सेकंड वाले के अंदर आपका आएगा रिलायबल कैरेक्टर। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 1 बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का। ऐसे ही हम पार्ट बाय पार्ट टीसीएस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूटीपीओ के एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।